हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के जोन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज हम चला रहे थे। हमने 2 टेस्ट अभी तक ले लिए हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, या आई बटन में उसकी लिंक पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद में अब ये हमारा तीसरा टेस्ट है आज। तो आइए शुरू करते हैं। आपको 30 सेकंड का समय देंगे आंसर देने के लिए, आप उसमें आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से समीपवर्ती जिलों का समूह है। ये राजस्थान के जिलों के नाम दे रखे हैं, समूह है जिलों का। इनमें से समीपवर्ती पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, जो आप पढ़ लेते हैं। नागौर, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इनमें से समीपवर्ती कौन कौन से हैं? या फिर अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा व टोंक, या सवाई माधोपुर, दौसा व भरतपुर। एंड डी ऑप्शन है झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें डी में झुंझुनू और दौसा ये नहीं मिलेंगे। इसमें सवाई माधोपुर और ये मेरे अलवर वगैरह ये नहीं मिलेंगे। और इसमें झुंझुनू, अजमेर और जोधपुर नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, नागौर, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, वो सभी समीपवर्ती जिले हैं। प्रश्न नंबर 2 बताइए, निम्न एक को 2 से मिलान करना है। सूची ए को 2 से मिलान करना है। ये पहाड़ियों या चोटियों के नाम है और उनको मिलान करना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलो बात करते हैं। बाबाई बाबाई पहाड़ी है, बाबाई चोटी है, वो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन रहे। ये देख लो, पहले बाबाई है, इनमें से किस जिले में स्थित है? फिर शेर है, तो शेर तो आप सभी को पता है कि ये सिरोही में है। फिर बैराज और कामन मंगरा, ये देख लो। और ये ऑप्शन है, इसमें जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलो बात करते हैं आंसर की इसके में। जैसे बाबा ये चोटी है, वो किस जिले में स्थित है? वो है झुंझुनू में। 2 चोटियां होती है, एक सेम जैसी नाम की, एक है बाबाई ये, और एक है वो है बाबाई है, वो है जयपुर में, और ये है जो झुंझुनू में है। तो ये है ए में तीसरा सही होगा, झुंझुनू। तो ए में तीसरा यहाँ सही है। शेर है सिरोही में, बी में पहला, ये सही रहा। बैराच है अलवर, सी में चौथा, ये सही रहा। और कॉमन मगरा है, जिसके पीछे मगरा हो वो सभी उदयपुर में है। देखो, जिस पहाड़ या चोटी के पीछे मगरा या मगरी नाम लग जाता है, वो सभी के सभी उदयपुर में स्थित है। और जिनके पीछे डूंगरी लग जाता है, डूंगरी या डूंगरी, जैसे गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, ये सभी जयपुर में। डूंगरी वाले जयपुर में है और मगरा वाले सभी के सभी उदयपुर में है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन बताना है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। और राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। बिल्कुल सही है। हमने बात की थी कि जो दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में जो कर्क रेखा स्थित है, यहाँ से बांसवाड़ा से गुजरती है, इसके कर्क रेखा से जो दक्षिण वाला नीचे वाला भाग है वो आता है उष्ण कटिबंध में, बाकी ऊपर वाला भाग आता है उपोष्ण कटिबंध में। तो अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है, और जो नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया। अब देखो, राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, ये भी सही है। और जो इसमें 23 3 और 30 12 होता है, ये इसमें गलत है, 0 2 दे रखे हैं, ये गलत कथन है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरे का बी, ये असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? इन कथनों में बात करते हैं चौथे में। तो जल्दी से बताइए। जैसे बी है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। तो देखो, ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है वो झुंझुनू है, इसमें सही है। अपने को सही युग्म सम्मिलित नहीं है वो ज्ञात करना है। तो इसमें ये सही सम्मिलित है, क्योंकि जो साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है वो झुंझुनू है। और बाद में राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला, तो शहरी वाला उदयपुर है और ग्रामीण वाला
झुंझुनू है, ये भी सही है। और डी सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो, तो ग्रामीण लिंगानुपात जिला वाला पाली, ये भी सही है। तो इसमें दिया राजस्थान में सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 5 में बात करता है राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न जलवायवीय एवं स्थलाकृतिक विशेषताएं निम्न क्रमांक 1 2 3 4 में दी गई है। यदि वे विशेषता अरावली के बाईं ओर की है तो उसको ए में लिखा जाता है। यदि वह विशेषता अरावली के दाईं ओर है तो उसको बी में लिखे। यदि वे दोनों ओर है तो उसको ए बी में लिखे। तो राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न जलवायवीय और स्थलीय विशेषताओं के बारे में लिखा गया है स्थलाकृतिक। अगर अरावली के बाईं तरफ पाई जाती है तो उसको ए लिखे, और अरावली के जो दाईं तरफ पाई जाती है उसको बी लिखे, दोनों तरफ पाई जाती है उसको ए भी लिखे। तो बात करते हैं ये, जैसे हमादा है तो हमादा किस तरफ पाई जाती है, तो जो जल्दी से 30 सेकंड आपके पास आंसर दीजिए इसका। तो हमादा है वो हमादा पाई जाती है बाईं तरफ, हमादा पाई जाती है अरावली के बाईं तरफ। इसमें मरुस्थल में पाई जाती है हमादा, जो रेत और चट्टानी मिक्स होती है, रेतीली और चट्टानी मिक्स होती है उसको हमादा कहते हैं। वो अरावली के बाईं तरफ पाई जाती है, इसका मतलब पहले में ए हो जाएगा। तो सभी में पहले में ए दे रखा है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 999 मिली बार वायु दाब रेखा कहाँ पाई जाती है, तो जो 999 मिली बार दाब रेखा है वो सिरोही उदयपुर से लेके जो अरावली के इस तरफ से, जो उदयपुर जालौर वाले जिले से लेके इस तरफ से चलती है। 999 रेखा है वायु दाब रेखा, तो अरावली की इस तरफ भी होती है और अरावली की इस तरफ भी चली जाती है। तो उसमें ए बी दोनों तरफ हो जाएगी, अरावली के दोनों तरफ। तो दूसरे में ए बी हो जाएगा, तो दूसरे में ए बी है। और जो तीसरे नंबर है धरियन, तो धरियन वापस उसी तरफ पाई जाती है जहाँ धोरो उसी तरफ पाई जाती है, तो अरावली के बाईं तरफ पाई जाती है धरियन भी। तो तीसरे में भी ए हो गया। अब अंतिम चौथा, CWG क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो जो CWG क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो CWG क्षेत्र पाया जाता है इधर अरावली के इस तरफ वाले क्षेत्र है, उसमें CWG क्षेत्र पाया जाता है। तो ये हो गया अरावली के बाई के क्षेत्र में जो CWG पाया जाता है, यह स्थान है इस तरफ पाया जाता है अरावली के, तो इसका सही ये बी तरफ पाया जाता है। तो इसमें हो गया चौथे में बी। तो पहले में ए, दूसरे में ए बी, तीसरे में ए और चौथे में बी। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऐसा कौन सा था जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया 1857 के विद्रोह के समय। तो छठे प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिए। तो छठे प्रश्न का आंसर है तात्या टोपे है। तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। अब प्रश्न नंबर 1857 की क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। 1857 क्रांति के संबंध में असत्य कथन की बात करनी है। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी सत्य है। क्रांतिकारियों के ने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। सातवें में क्रांतिकारी 1857 क्रांति के संबंधी असत्य कथन ज्ञात करना है। तो क्रांतिकारियों ने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया था। और तीसरा है फैजाबाद के मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंच गए, तो ये भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ये एक कथन सही है। इसमें क्रांतिकारियों ने सिर्फ ये एक कथन सही है। दूसरा तो अभी बात करते हैं कोर्ट में, तो इसमें केवल 2 सही है। सही आंसर होगा बी, ये सही है। असत्य कथन है ये, सॉरी, ये वाजिद अली शाह है बिजरिस बेटा, ये एक असत्य कथन है। बाकी ये 2 सही है, ये भी सही है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, एक असत्य कथन है।
अब प्रश्न नंबर 8 है, करजन वायली हत्याकांड से संबंधित क्रांतिकारी थे। करजन वायली हत्याकांड से संबंधित कौन से क्रांतिकारी थे? तो उसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो करजन वायली का से संबंधित हत्याकांड से संबंधित था मदन लाल ढींगरा है, वो करजन वायली हत्याकांड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 दीजिए, कूट का प्रयोग करते हुए निम्न मुकदमे को उनके तिथि अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए। मुकदमों को तिथि अनुसार सही क्रम में चयन करना है। और तो बात करते हैं, और जैसे लोहार का दूसरा षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया था? और काकोरी षड्यंत्र है वो कब चला गया? और मेरठ का षड्यंत्र है और कानपुर का षड्यंत्र है। ये चार षड्यंत्र है, इनका जो है कालक्रम के अनुसार तिथि के अनुसार उनको जमाना है। तो सबसे पहला जो षड्यंत्र हुआ वो कौन सा षड्यंत्र हुआ था इन चारों में से षड्यंत्र में? तो वो षड्यंत्र देखो, काकोरी कांड है, और ये षड्यंत्र तो 1925 के आसपास हुआ था, जब उसमें उन्होंने ट्रेन ट्रेन के जो सरकारी खजाने को लूटा था। और इस काकोरी कांड षड्यंत्र के संबंध में राम प्रसाद बिस्मल को और उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो सबसे पहले कानपुर षड्यंत्र हुआ था, उसके जस्ट बाद में काकोरी कांड हुआ था। कानपुर षड्यंत्र के जस्ट बाद में काकोरी कांड हुआ। और जो लाहौर का दूसरा षड्यंत्र है ये तो बहुत बाद में हुआ था। इसके बाद में ये हुआ था मेरठ। तो 4, 2, 3 और 1 ऐसा है। तो 4, 2, 3, 1 कहाँ है? ये है सी में, तो इसका आंसर होगा सी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसमें कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करनी है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की घोषणा दक्षिण अफ्रीका में की थी 1893 में, जब वो चले गए थे, और जाते ही उन्होंने 1 साल बाद में 1894 में घोषित की थी। ये बिल्कुल सही है। और दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो गांधी जी ने वहाँ पे इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन भी वहाँ पे किया था। ये भी सही है। गांधी जी ने केप टाउन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना तो की थी, लेकिन केप टाउन में नहीं की थी। इन्होंने केप टाउन में वो स्थापना नहीं की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, दोनों सही आंसर होगा 1 और 2 ए। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो महात्मा जोड़ा कब गया था, और महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी के नाम के पहले? तो जल्दी से आंसर बताइए। जैसे चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब के ये 1917 ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध रोलेट एक्ट आया था 1919 13 मार्च। और फिर ये खिलाफत आंदोलन ये भी 1919, असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त 1920। तो इसमें से जो है महात्मा गांधी के आगे महात्मा उपाधि है शब्द है वो किसने दी और कब जोड़ा गया? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा जोड़ा गया था। जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तो भारत आने के बाद में सर्वप्रथम वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, जो उनके राजनीतिक गुरु उनके बाद में उन्होंने बनाया था। और 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और एक अधिवेशन में उन्होंने जो एक राजकुमार है उनको उन्होंने चंपारण आमंत्रित किया था। वो चंपारण आए थे, उन्होंने जो 3 कटिया प्रणाली है उनके रोक के लिए यहाँ पे आंदोलन सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह को सफल बनाने के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह के बाद में। तो इसका सही आंसर होगा ए। और इसमें जो गांधी जी ने जो ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी वो इसने की थी डरबन में, इसलिए यह कथन गलत हो गया था। पहला सही था, क्योंकि 1894 में नटाल इंडियन की स्थापना की थी। और नटाल इंडियन है वो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह है जो दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। फर्स्ट सत्याग्रह है जो इनका नटाल इंडियन।
और वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और उसके बाद में उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान इंडियन ओपन पत्रिका जारी की थी, जबकि भारत में यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन तो दो पत्रिका है गांधी जी की, एक तो यंग इंडिया और एक है हरिजन, दो पत्रिका ये तो भारत में हुई थी, जबकि वो जो ये पत्रिका हुई थी इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका में उनका अखबार या पत्रिका चलती थी। बाकी गांधी जी ने जो आश्रम खोले थे, तो आश्रम जो फिनिक्स आश्रम है उसका दूसरा नाम था लेवो टॉलस्टॉय। जो लेवो टॉलस्टॉय आश्रम है वो फिनिक्स आश्रम का ही नाम था, ये उनका था डरबन दक्षिण अफ्रीका में। और उन्होंने बाद में दो है जो भारत में साबरमती और वर्धा में आश्रम खोले थे। और फिर अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के हेतु राजी किया। ये पूछ रहे हैं कि किसने राजी किया था चंपारण आने के लिए। और दूसरा है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, जब गांधी जी भारत आए थे तो भारत आने के बाद में ये जनवरी के आसपास भारत आए थे, उससे प्रवासी दिवस मनाते हैं। उसके बाद में दिसंबर 1915 में एक सम्मेलन हुआ था, जब दिल्ली सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो गांधी जी ने पहली बार दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया था 1915 में। जो उसमें उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और वहाँ पर 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। उसके बाद में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में गांधी जी को जो बिहार के एक कांग्रेसी नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने चंपारण आमंत्रित किया था गांधी जी को। और फिर 1917 में पहली बार गांधी जी चंपारण आए थे। अब वो जो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे नील की खेती होती थी और नील की खेती में प्रत्येक किसान को 3/20 हिस्से में करनी पड़ती थी, जिसे 3 कटिया प्रणाली कहते हैं। इस जो प्रणाली के कारण किसान को बहुत ज़्यादा घाटा होता था, इसलिए उन्होंने उनकी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। और गांधी जी ने जाते ही उनको जो है वो न्याय दिलाया था। और फिर जो उन्होंने जो जांच समिति गठित हुई थी, जो जिसमें जेबी कृपलानी की ये बात कर रहे हैं, उस चंपारण जांच समिति का नाम था एग्रेरियन जांच समिति। उसका नाम था एग्रेरियन जांच समिति था। और उसमें 5वां सदस्य वो है वो गांधी जी को बनाया था। उसमें गांधी जी ने उस जांच के बाद में गांधी जी ने न सिर्फ 3 कटिया प्रणाली को रद्द करवाई थी, बल्कि अगले 30 वर्षों तक 35% इनका लगान भी माफ करवाया था। इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और यहाँ पर भी जो महादेव देसाई है जो गांधी जी के निजी सचिव है, वो यहाँ पर भी बने थे। और इनमें इनका जो सहयोग करता है, वो सहयोग करता है इनमें राजेंद्र प्रसाद है, जेबी कृपलानी भी इनका सहयोग करता था। ये यहीं से हमेशा के लिए आंदोलन से जुड़े थे। तो ये पूछ ले कि राजेंद्र प्रसाद और जो है वो जेबी कृपलानी वो कहाँ से किस आंदोलन के बाद में गांधी जी से जुड़े थे, तो वह चंपारण आंदोलन से बाद में जुड़े थे। तो इस प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो केवल बी सही होगा, क्योंकि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको जांच करने के लिए राजी नहीं किया था, उन्होंने किया था राजकुमार शुक्ला ने राजी किया था। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी तो इस आंदोलन के बाद में उनसे यहाँ पे इस आंदोलन की वजह से ही जुड़े थे। तो जेबी कृपलानी तो उनके सहयोगियों में से थे, ये बी सही है, इसका होगा केवल बी। अब प्रश्न नंबर 13 पे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। तो सुमेलित करना है इसमें, जैसे मुगल कालीन इमारतें एक तरफ और एक तरफ है वो वास्तुकार दे रखे हैं। जल्दी से दीजिए आंसर। तो इसमें सही आंसर है हुमायूं। देखो, हुमायूं का मकबरा है, उसका वास्तुकार कौन था? मिर्जा गयास था। मिर्जा गयास ही हुमायूं के मकबरों का वास्तुकार था। और इसमें देखो ताजमहल है,
ताजमहल का है वो उस्ताद ईसा खां व अहमद लोहारी था। अगर आपको दो याद हो जाए तो इसमें ए में पहला और डी में चौथा, तो ए में पहला एक में ही एक याद हो जाए तो भी हो जाएगा, और डी में चौथा है तो ये हो जाएगा। तो बी में आगरे का मकबरा, तो आगरा का मकबरा किसने करवाया था? कासिम खान ने। और फतेहपुर सीकरी का किसने करवाया था? बहाउद्दीन ने। तो इसमें जो है सही आंसर है वो एकदम चारों इसके सामने हैं, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा मिर्जा गयास, आगरे का मकबरा कासिम खां, फतेहपुर सीकरी बहाउद्दीन और ताजमहल उस्ताद ईसा खां अहमद लोहारी। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 2 प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन साहित्य की कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से मौर्यकालीन साहित्य है, मौर्यकालीन साहित्य की कौन सी रचना है जो जैन साहित्य से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 14 का जल्दी से आंसर दीजिए। मौर्यकालीन साहित्य, और मौर्यकालीन में जैन साहित्यकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी, रत्नंदी का भद्रबाहु चरित्र है वो जैन साहित्य से संबंधित है और मौर्यकालीन साहित्य है। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 15 है, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का नामों का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास एवं भारवी दोनों नामों का उल्लेख मिलता है, दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो प्रश्न नंबर 15 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ए, पुलकिशन का यह अभिलेख है जिसमें कालिदास एवं भारवी के दोनों नामों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 16, असत्य कथन छांटना है प्रश्न नंबर 16 में। तो असत्य कथन है, जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है। अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन विठलनाथ के द्वारा किया गया है। तो अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन है वो विठलनाथ के द्वारा किया गया है। सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत अभंग के रूप में संग्रहित है। तो अभंग है वो एक सरल मराठी भाषा के गीतों का समूह है, ये भी सही है। और प्रश्न नंबर जो अंतिम है, जो ऑप्शन है डी है, रामानंद को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। तो रामानंद को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक नहीं माना जाता। इसका सही आंसर होगा 16 का सही आंसर का डी, क्योंकि ये असत्य कथन पूछा तो असत्य कथन है, डी है, बाकी तीनों सत्य कथन है। बात करते हैं और प्रश्न नंबर 17 की, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? तो बख्तियार काकी, बहुद्दीन जकारिया, शेख सहारुद्दीन गरीब और सैयद अब्दुल्ला। प्रश्न नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो सहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक है, उसका सही आंसर होगा सी, बहाउद्दीन जकारिया है वो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक है। प्रश्न नंबर 18, चित्रकारों का कौन सा समूह मुगल सम्राट अकबर से संबंधित है? तो मुगल सम्राट अकबर के काल में कौन कौन से चित्रकार हुए थे, उन चित्रकारों का नाम है जो अकबर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 का जल्दी से सही आंसर दीजिए। जैसे मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद, अक्करिजा एवं मंसूर, दसवंत एवं बसावन, उस्ताद मंसूर एवं उस्ताद हसन। चित्रकारों का नाम है, दो चित्रकार कौन थे जो इसका मुगल का जो सम्राट है अकबर उसके काल में थे। तो 8वें का जो 18वें का सॉरी सही आंसर है सी, दसवंत एवं बसावन चित्रकार है नामक, दसवंत वे बसावन नामक चित्रकार है वो मुगल सम्राट अकबर के काल के थे। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से असत्य कथन है, असत्य कथन है वो छांटना है। तो प्रश्न नंबर 19 है, 19 में असत्य कथन आपको छांटना है। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में 1924 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1924 में, और ये गलत कथन है। और चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ये भी गलत है।
और सुखदेव ने भगत सिंह व अन्य साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की, बिल्कुल सही है, नौजवान भारत सभा सुखदेव और उन्होंने की थी। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ये बात करनी है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ए, एक वे दोनों है वो असत्य कथन है। निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद से संबंधित संस्थाएं थी, तो जल्दी से आंसर दीजिए। स्वामी विवेकानंद से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी थी 20वें में? गुरुकुल कांगड़ी, रामकृष्ण मिशन, वेलूर मठ और वेदांत सोसाइटी। तो गुरुकुल कांगड़ी है वो नहीं थी, बाकी रामकृष्ण मिशन, वेलूर मठ और वेदांत समाज तीनों समझ थी। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2, 3, 4। वेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन, वेदांत सोसाइटी वो तीनों इससे संबंधित थी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे सत्य कथन कौन से हैं वो देखने हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में सत्य कथन के बारे में बात करनी है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी, 1, 2, 3, 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, उसमें बात करनी है, संविधान के आर्टिकल 78 के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री के है। ये तो ये बता रहा है कि 78 आर्टिकल, उसमें प्रधानमंत्री के कार्य दे रखे हैं। प्रधानमंत्री के कार्य या प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है जो कि वो राष्ट्रपति को किस बारे में सूचना दे। तो इसका या फिर प्रधान कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो इसका जो आंसर दीजिए जल्दी से। जैसे प्रधानमंत्री अपने देश के प्रशासन एवं बनने वाले विधानों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, और संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमोदन लेगा, संघ की सरकार के संचालन से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएगा, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ऐसे निर्णय को जिसे किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ले लिया है तथा उस पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो मंत्रिपरिषद को सौंपेगा। तो इसमें से हमें को जो है कौन से कार्य प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत करता है वो देखना है। तो देखो, प्रधानमंत्री ने देश के प्रशासन एवं बनने वाले विधान जो है संबंधित कैबिनेट बनने से राष्ट्र अवगत कराएगा, बिल्कुल यह एकदम सही सत्य कथन है। प्रधानमंत्री का 78 के तहत ये कर्तव्य बनता है कि ये निर्णयों को राष्ट्रपति को अवगत करवाए। उसके उसके बाद में ये है जो ये 78 में नहीं है, ये 78 में नहीं है, 78 के बारे में हमें बात करनी है। तीसरा है जो बजट के बारे में 78 में नहीं है, संघ की सरकार से संचालन से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएगा, ये भी सत्य है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ऐसे निर्णय को जिसे मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ले लिया उस पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद विचार नहीं किया था मंत्रिपरिषद को सौंपेगा, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1, 3, 4 है। जो दूसरा बजट वाला है वो इसका कार्य नहीं होगा 78 के तहत, बाकी सारे इसके कार्य होंगे। अब प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान का जो संघीय है वो लक्षण कौन सा लक्षण नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर होगा वो सी, इकहरी नागरिकता है, वो इसका संघीय लक्षण नहीं है। बाकी यह संघीय का लक्षण है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, यह भी संघीय लक्षण है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघीय लक्षण है। बाकी इकहरी नागरिकता है वो संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण में उनमें राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती थी, लेकिन जो संघीय है वो संविधान कनाडा से लिया गया है ये संघीय व्यवस्था, लेकिन उन्होंने इकहरी नागरिकता ये इसका लक्षण नहीं है भारत के संविधान में। बाकी के संविधान में तो होती है लेकिन भारत के संविधान में ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, उस पर बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा कार्यपालिका के मध्य विवाद न हो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट व कार्यपालिका के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया, ये शब्द उन्होंने संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से लिए गए। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो उन्होंने लिया गया था, जल्दी से आंसर दीजिए।
तो ये लिया गया था डी, ब्रिटेन के संविधान से है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न एक को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एक को 2 से सही सुमेलित करना है और उसके बाद में उत्तर देना है, मिलान करना है। तो देखो आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई, या सॉरी आगे आर्टिकल दे रखे हैं उनके, आर्टिकल बात करने की आपातकाल की उद्घोषणा किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति शासन की किस आर्टिकल में है, आपातकालीन 19 के जो उपबंधों का निलंबन है वो किस आर्टिकल में होता है, जो आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है 20 और 21 उनका तो निलंबन होता नहीं है कभी, लेकिन 19 का निलंबन किस आर्टिकल के तहत होता है या किस कौन से आपातकाल के तहत होता है, और वित्तीय आपातकाल कब है, इनको आपस में मिलान करना है। तो इसमें जल्दी से आंसर आप सोच लीजिए, ये देख लिया होगा ये प्रश्न 25 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपातकाल की उद्घोषणा है वो किसमें की गई जाती है, आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 में ए में 2, और दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तो ये किया जाता है 356, और आपातकाल के दौरान तीन जो आर्टिकल 19 है उनके उपबंधों का निलंबन है वो कब होगा, तो उनके उपबंधों का निलंबन है वो 358 में बात की गई है कि जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन होगा, ये आर्टिकल 358 में कहा गया है। और वित्तीय आपातकाल 360 दे रखा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए में दूसरा, बी में पहला, लेकिन ये इसमें सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी 2 1 3 4 है इसका सही आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल 1903 आर्टिकल 360 में है, जो आर्टिकल 19 के उपबंधों के निलंबन के बारे में 358 में बात की गई है, और आपातकाल की उद्घोषणा वो 352 में है, और राष्ट्रपति शासन के बारे में बात है वो 356 में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप 2005 एनसीएफ दो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005 शिक्षकों के कुछ गुणों का सुझाव देता है। इन गुणों के अपेक्षित परिणाम निम्न सूची में दिए गए हैं, इनकी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है वो गुण है, एक तरफ इनके परिणाम है, और इनके कूट है वो दिए गए हैं। तो जल्दी से इसका है 26वें का आप आंसर दीजिए। जैसे पहला गुण है ज्ञान है, तो ज्ञान का कौन सा इसमें कारण होगा, तो सही उपकरणों का प्रयोग, या कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण, या बालक की प्रगति से जुड़ाव, कौन सा होगा ज्ञान से। तो जो ज्ञान का जो सही होगा वो होगा सिद्धांतों की तुलनात्मक प्रस्तुति। ज्ञान का गुण है वो होता है सिद्धांतों की तुलनात्मक प्रस्तुति है इसमें। और जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का मतलब होता है बालक की प्रगति से जुड़ा होना, वो होता है दृष्टिकोण। और अभिरुचि है, तो अभिरुचि का मतलब होता है कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण करना ही अभिरुचि है। और कौशल क्या होता है, तो कौशल होता है सही उपकरणों का प्रयोग है, वो हो गया कौशल। तो कौशल सही उपकरणों का प्रयोग, अभिरुचि है वो कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण, दृष्टिकोण है वो बालक की प्रगति से जुड़ाव, और ज्ञान है वो सिद्धांतों की तुलनात्मक प्रवृत्ति। इसका सही आंसर हो गया 2 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 27 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय स्तर की सूचनाएं जिसे प्रपत्र में एकत्र की जाती है वह है, तो विद्यालय स्तर की सूचनाएं जिस प्रपत्र में एकत्र की जाती है वह है। प्रश्न नंबर 27 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है डीसीएफ, डाटा कैप्चर फॉर्मेट है वो इसका सही आंसर होगा सी 27 में डीसीएफ। प्रश्न नंबर 28 में जल्दी से दीजिए आंसर। देखो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डाइस के माध्यम से विद्यालय स्तर के विभिन्न डेटा व सूचना को किसके तहत एकत्रित किया जाता है। डाइस है के माध्यम से विद्यालय स्तर के विभिन्न डेटा के सूचना को किसके तहत एकत्रित किया जाता है।
परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र, शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र, विकेंद्रीकृत आयोजना प्रबंधन सूचना तंत्र व जिला प्रबंधन में सूचना तंत्र। क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, डाइस के माध्यमिक शिक्षा है, वो किससे संबंधित है? वो शिक्षा प्रबंधन के सूचना तंत्र से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा एक सही है? शाला मानचित्रण तल प्रदान उपागम का उपयोग किस लिए करता है? शाला मानचित्रण है वो तल प्रदान उपागम का उपयोग किस लिए करता है? निम्न में से कौन सा एक सही है? तो प्रश्न नंबर 29 में जल्दी से आंसर दीजिए। कोर टीम का विकास करने के लिए, या शिक्षा के लचीला प्रबंधन विकेंद्रीकृत के लिए, सर्वेक्षण या नक्शा जारी करने के लिए, मानक या योजना की तैयारी करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 29वें में बी, शिक्षा के लचीला प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के लिए शाला मानचित्रण तल प्रबंधन उपागम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन से स्तर पर विद्यालय के कार्यकलापों को मॉनिटर करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है? 30वें में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस लिए किया गया है और कौन से स्तर पर किया गया है? तो 30वें का सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो 30वें का सही आंसर हो गया डी, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 31, विद्यालय प्रबंध समिति में का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वो नहीं है? 31वें का जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे विद्यालय के कार्यकलाप में वर्गीय या कार्यकरण का मॉनिटर करना, ये इसका उद्देश्य है विद्यालय प्रबंधन समिति का। विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, सिफारिश करना, ये भी इसका उद्देश्य है। अपने को ज्ञात करना कौन सा इसका कार्य नहीं है। देखो, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार संस्था निकाय अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों या सहायता राशि प्राप्त के उपयोग को मॉनिटर करना, ये भी सही है। और तो विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का संचालन संबंधी सभी विवादों को अपने स्तर पर निपटाना, ये अपने स्तर पर निपटाना, ये इसका सही कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से एक सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये कथन दे रखे हैं किसके संबंध में? जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के संबंध में है। तो कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बात करनी है। तो प्रश्न नंबर 32वें का देख ले, बात करते हैं। जैसे ये भारत सरकार एक एवं न्यूपा द्वारा विकसित एक प्रणाली है, ये सही है। और ये सत्य कथन है, अपने को जो कार्य सही नहीं है शिक्षा से संबंधित वो ज्ञात करना। शिक्षा सूचना प्रणाली ये राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या राजकीय या गैर राजकीय विद्यालयों की समस्त शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करती है, बिल्कुल सही है। इसके तहत प्राप्त डाटा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा काम लिया जाता है, ये भी सही है। प्राप्त डाटा के आधार पर केवल शैक्षिक स्थिति का आकलन, बिल्कुल ये गलत नहीं है। इसमें शैक्षिक के साथ भौतिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है। इसका मतलब ये है जो डी, ये गलत है इसमें। तो इस अपने को जो कथन सही नहीं है वो निकालना था। इसको 32वें का सही आंसर होगा डी। ये डाटा केवल शैक्षिक आकलन नहीं करता बल्कि साथ साथ में भौतिक स्थिति का आकलन भी करता है। प्रश्न नंबर 33 है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, तो क्या व्यवस्था है, कौन कौन सी है? जल्दी से दीजिए। तो वो है गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। ऑप्शन सी है जो सही है, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी है, वो इसका सही आंसर है। अल्पसंख्यक भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? इनमें से किस बोर्ड या किस संस्था का उद्देश्य है जो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण के लिए और गुणवत्ता सुधार के लिए उपयोग किया गया उद्देश्य इनका? तो ये उद्देश्य है, जल्दी से दीजिए।
ये ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो इसका उद्देश्य है। जो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए सर्वभौमिकरण और गुणवत्ता में सुधार का कार्य करता है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ए। प्रश्न नंबर 35 है मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मॉडल स्कूल योजना है उसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 35 में जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे पॉइंट पे बात करते हैं, देश के पिछड़े ब्लॉक्स में केवी पर्यटन पर आधुनिक सुविधाओं का युक्त विद्यालय की स्थापना करना, दूर दराज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाकर उनका सर्वव्यापीकरण करना, मॉडल स्कूल की बात की है। और शहरी शिक्षा को गंदी बस्तियों के बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और प्रारंभिक शिक्षा में 100% नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करना। तो इसमें से कौन सी योजना जो मॉडल स्कूल योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है। 35वें का सही आंसर होगा ए, जो देश के पिछड़े ब्लॉक्स में केवी पर्यटन पर आधारित मॉडल स्कूल है जिसका निर्माण किया गया था। केवी पर्यटन के आधारित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय स्थापना करना इसका उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 36 दीजिए। निम्न में से कौन सा एक क्रम भारतीय संदर्भ में ई गवर्नेंस के चरण की दृष्टि से सही है। ये 4 चरण है, इसमें से ई गवर्नेंस की दृष्टि से कौन सा सही है, वो भी भारत के संदर्भ में बात करनी है। तो 36वें का जल्दी से आंसर दीजिए। इनकी चरण की दृष्टि से बात करनी है, इनके जो है चरण के अनुसार ही बताना है। ई गवर्नेंस के चरण की दृष्टि से भारतीय संदर्भ में तो इसमें पहला चरण कौन सा होता है ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस का पहला चरण था वो था कंप्यूटरीकरण। पहला चरण कौन सा था और कंप्यूटरीकरण। उसके बाद में कंप्यूटरीकरण होने के बाद में ई गवर्नेंस में किसकी आवश्यकता होती है, नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की आवश्यकता होगी पहले कोई कार्य करने के लिए, उसके बाद में उसको नेटवर्किंग की आवश्यकता होगी। अगर इंटरनेट या नेटवर्क नहीं होगा तो फिर ई गवर्नेंस का जो है क्या मतलब रहेगा। तो पहले कंप्यूटरीकरण होगा, फिर नेटवर्किंग की आवश्यकता होगी, उसके बाद में उसको ऑनलाइन आना या ऑनलाइन आने की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। और जब सबसे अंतिम में कौन सा चरण होगा, ऑनलाइन प्रेस पर, फिर ऑनलाइन प्रेस पर संपर्क करना पड़ेगा। तो इसका एक निश्चित चरण है। तो वो पहला है कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और चरण 1, 2, 4 और 3। ये इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 37 है, जल्दी से आंसर दीजिए। जिनमें में से कौन सा एक सही नहीं है। इन चारों में से जो कौन सा सही नहीं है, ई मित्र के बारे में बात करनी है। ई मित्र की जो परिभाषा है वो कौन सा सही नहीं है। ई मित्र का परिभाषा या कोई भी प्रकार कुछ भी कह दो, तो ई मित्र के बारे में बात की गई है। जल्दी से आंसर दीजिए 37वें का। जैसे ई गवर्नेंस की एक परियोजना सही है। शहरी क्षेत्र केंद्रित परियोजना है, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में हो गया, अभी उनका विस्तार धीरे धीरे किया जा रहा है, पंचायत मुख्यालय पे भी और गाँवों में भी किया जा रहा है। सभी लोगों के लिए ये भी सही है। विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, ये गलत है। विज्ञान विभाग द्वारा संचालित ये नहीं है। तो इसका जो कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया तो इसका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 38 है, हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। हार्टले ने जो मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन के जो तत्व बताए थे उनमें से कौन सा नहीं है, अदा, पर्दा, प्रक्रिया और प्रणाली। 38वें का जो जल्दी से वो सही आंसर दीजिए। तो जो प्रणाली है वो इसका हार्टले का शैक्षिक प्रबंधन तत्व नहीं है, बाकी अदा, पर्दा और प्रक्रिया है। तो सही आंसर होगा डी, प्रणाली। प्रश्न नंबर 39 है, वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से राजस्थान को कितने मंडल एवं संभाग में बांटा गया है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से राजस्थान को कितने मंडल एवं संभाग में बांटा गया है, जल्दी से बताना है। ऐसे राजस्थान के संभाग है वो संभाग डायरेक्ट संभाग जिलों के हिसाब से नहीं बताना है, वो बताना शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से संभाग के बारे में बताना है। तो 39वें का जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, 9। देखो राजस्थान में टोटल संभाग की बात करें तो 7 हैं, लेकिन जो इसके आधार पर बांटा गया है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के आधार पर वो इसका 9 है। तो इसका सही आंसर होगा 9C। प्रश्न नंबर 40 में बात करें, राजस्थान में स्काउट गाइड प्रशिक्षण संस्था नहीं है। कहाँ पर राजस्थान में ये 4 जो है जगह को नाम दे रखा है, उसमें स्काउट गाइड प्रशिक्षण की संस्था कहाँ पर नहीं है। तो 40वें का सही आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, 30 सेकंड में जल्दी से आंसर दीजिए।
स्काउट गाउड स्काउट गाइड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है। तो आलनिया में है, चौपाशनी में है, हमने जो पिछले वाले टेस्ट में सभी संस्थाओं के बारे में बात की थी, देवीकुंड में भी है। तो ये सांगानेर में नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी सांगानेर। निम्न में से कौन सा युग्म शब्द का अर्थ है, निम्न में से कौन सा युग्म शब्द का अर्थ असंगत है। युग्म शब्द दे रखे हैं और उनके आगे अर्थ दे रखे हैं, तो उनका जो है असंगत कौन सा है उसके बारे में बात करनी है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर दीजिए। जैसे मोर मुकुट, मोर पक्षी विशेष, मोर का मतलब होता है मोर मुकुट, मोर पक्षी विशेष, सुधि याद, सुधि बुद्धिमान, सलल शक्तिशाली, सलल रंग बिरंगा, सुरभि गाय और सुरभि गंध, ये गलत है। प्रश्न नंबर 41 में सही आंसर हो गया ए, 41 का सही आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 42 में बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली असंगत है। ऐसी कौन सी पारिभाषिक शब्दावली है चारों में से जो असंगत है। तो 42 का जल्दी से सही आंसर दीजिए, 30 सेकेंड है आपके पास में। असंगत ज्ञात करना है 42वें में। तो जो 42वें का सही आंसर होगा वो होगा बी एक्सप्लोजन, ये असंगत है। बाकी इलेक्टोरेट, निर्वाचक सूची, कोरिंगडम, ये जो है वो सुधी पत्र और बाइलेटरल है वो द्विपक्षीय सही होता है इसका। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी, ये इसके असंगत है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा अनेकार्थ शब्द असुमेलित है। अनेकार्थ शब्द दे रखे हैं लेकिन कौन सा असुमेलित शब्द है उसके बारे में बात करनी है। 43वें प्रश्न में जल्दी से आंसर दीजिए। अनेकार्थ शब्द है जो असुमेलित है। तो 43वें का है जो जैसे बात करते हैं कर, हाथ, कर कौन कौन सा है, हाथ, कर और हाथ, कर, किरण, टैक्स, ये सभी इसके अनेकार्थ शब्द है, ये भी सही है। ये तो जगत, संसार, पनगर, वायु, 43वां है जो जगत, संसार, पनगर, वायु, ये भी सही है। गण, गण क्या है, गण समूह होता है, सेना होता और श्रेणी, तो ये है वो असंगत है। बाकी काल, समय, मूर्त और अवसर तीनों ही होता, तो सही आंसर होगा बी जो असुमेलित है। तो गण है वो असुमेलित है। प्रश्न नंबर 44 में बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शुद्धि, निम्न में से कौन सी शब्द शुद्धि असुमेलित है। निम्न में से कौन सी ऐसी शब्द शुद्धि है वो असुमेलित है। तो 44 में बताइए शब्द शुद्धि असुमेलित है। श्रृंगार, जगत, ज्योत्सना, जल्दी से आंसर दीजिए। ये बिल्कुल सही है, सभी शब्द शुद्ध है। कोतूहल, कुमुदिनी एंड केकई, कोतूहल, कुमुदिनी एंड केकई, ये भी सभी सत्य है। 42वें में उर्मी, ऊहापोह, ऐतिहासिक, ये भी सत्य है। उज्जैनी, आहत एवं आह्वान, ये असत्य है, ये असत्य है ए। तो इसका सही आंसर होगा ए 44वें में। प्रश्न नंबर 45 का आंसर दीजिए जल्दी से। ही, तो 45वां क्या है प्रश्न, ही टू बी पॉजिटिवली रूड, इसका जल्दी से सही आंसर दीजिए क्या आएगा। वाज बीइंग, बीइंग या वर बीइंग या नो इम्प्रूवमेंट, क्या आएगा टू बी। तो टू बी का होता है हमेशा वाज बीइंग, ही वाज बीइंग पॉजिटिवली रूड, इसका सही आंसर हो गया 45वें में ए। प्रश्न नंबर 46वां है। तो प्रश्न नंबर 46 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो 46वें इनडायरेक्ट स्पीच है, कथन है प्रियंका सेड टू मी कैन यू गिव मी, गिव है कैन यू गिव मी योर पेन, प्रियंका सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। तो जो कथन है इसका जल्दी से सही आंसर दीजिए। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये लीजिए 4 ऑप्शन, ये कथन और ऑप्शन सारे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए। तो 46वें का जैसे ऑप्शन पे बात करते हैं, प्रियंका जैसे सेड टू मी है तो प्रियंका आस्क टू मी, आस्क मी, ये तो सही हो गया। कैन आई गिव हर माई पेन, तो यहाँ पे जो है वो कैन नहीं आएगा, कैन यू गिव मी योर पेन है, तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा क्योंकि जो बीच में जो कंजक्शन है वो इसमें जोड़ा नहीं गया है। और इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो होगा प्रियंका आस्क्ड मी इफ आई कैन गिव योर पेन, ये इसका सही आंसर होगा।
ये केन और आई का जो इसमें ऑर्डर है वो इसमें गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया बी, प्रियंका आस्क मी इफ आई कैन गिव मी योर पेन। अब प्रश्न नंबर 47 पे बात करते हैं। गिव प्रश्न नंबर 47 है आउट ऑफ द 4 सजेस्टेड सेलेक्टेड द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के बारे में बात करनी है इसमें 47वें में। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। द गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज, इसके बारे में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करनी है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से दीजिए आंसर। ऑप्शन है, a noise is made by the girls, a noise is being made by the girls, the girls should be making a noise has been made by the girls। तो इसमें से जल्दी से आंसर दीजिए। the girls are making a noise। तो 47वें का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा बी, a noise is being made by the girls। इज बीइंग आया क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है इसलिए इज बीइंग आ गया। प्रश्न नंबर 48 पे बात करते हैं। इन फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, जिसमें प्रीपोजिशन चूज करना है 48 में। तो इसमें जल्दी से आंसर दीजिए। ही इज एज फ्रॉम रॉक, तो इसमें से क्या आएगा? टू ऑफ एज बाई। प्रश्न नंबर 48 पे जल्दी से आंसर दीजिए। तो आएगा इसमें ही इज एज फ्रॉम एज रॉक, सही आंसर होगा बी, एज। प्रश्न नंबर 49 है 49, निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं है? निम्न में से कौन सी है जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं? तो इस जो अभिक्रिया दे रखी है उनमें द्विविस्थापन अभिक्रिया को अपने को छांटना है। तो जल्दी से जो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। जैसे CH4 2O2 एंड जो CO2 एंड 2H2 है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। और ऑप्शन 3 है CO2, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है। तो और Na2SO4 प्लस BaCl2 एंड ये इसमें है जो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा 2। और ऑप्शन 1 देख लेते हैं, Pb प्लस CuCl4, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा केवल 2 होता है। तो इसमें ये बी ऑप्शन सही है, केवल 2। प्रश्न नंबर 50 है, उस पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50 में से कौन सा कथन सही है? और 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? और आगे कूट दे रखे हैं, इसमें से छांटने हैं। तो कौन सा कथन सही है वो देखना है। जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। ये कथन सारे कथन आपके सामने हैं। तो जल्दी से दीजिए आंसर। तो ऑप्शन बात करते हैं। वातावरण में होने वाली किसी भी क्रिया का तुरंत या अचानक प्रतिक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। कौन सा कथन सही है वो ज्ञात करना है। तो तुरंत क्रिया का तुरंत या अचानक प्रतिक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। नहीं, ये गलत कथन है। संवेदी तंत्रिका आवेगों को मेरुरज्जु से पेशी तक ले जाता है, ये सही है। संवेदी तंत्रिका है वो आवेगों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाता है। और चालक तंत्रिका है वो आवेगों को ग्रही से मेरुरज्जु तक लाता है, नहीं, चालक तंत्रिका नहीं लाती है। और जो चौथा है, किसी प्रक्रम के द्वारा जो आवेगों को ग्राही से पेशियों और ग्रंथियों में स्थानांतरित करता है उसको प्रतिवर्ती कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कहते हैं जो आवेगों को ग्राही से पेशियां और पेशियों ग्रंथियों में स्थानांतरित करता है उसको कहता है। तो दूसरा और चौथा इसमें सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 51 पे बात करते हैं। निम्न में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिकों को इसमें 91 में पहचानना है। तो असंतृप्त यौगिक कौन कौन से हैं इसमें से जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन और प्रोपाइन है वो असंतृप्त है। प्रोपेन संतृप्त है और क्लोरोप्रोपेन भी संतृप्त है। इसका सही आंसर 2 और 3 होगा, मतलब डी इसका सही आंसर होगा 2 और 3। 51 का सही आंसर होगा डी।
प्रश्न नंबर 52 है, किसी व्यक्ति द्वारा एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने के बजाय उसे लुढ़का कर ले जाना सुविधाजनक रहता है, क्योंकि एक गोल पीपा है उसको खींच कर ले जाने के बजाय लुढ़का कर ले जाना सुविधाजनक रहता है, तो क्योंकि इसका क्या कारण है कि वो लुढ़का कर ले जाने से सुविधाजनक रहता है। तो 52 में जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन पे बात करते हैं, उसे खींचने पर पीछे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़कों के संपर्क में आता है। ये एक वैज्ञानिक तर्क है, इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। खींचने पीछे संपूर्ण भार, ये भी नहीं है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है, बिल्कुल ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण है वो कम होता है, इसकी वजह से इनको लुढ़का के ले जाया जाता है। प्रश्न नंबर 53 में सही आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वे क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य परंतु धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं एवं अधिकतम कार्य। 53 में सी का सही आंसर दीजिए। 53 प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो वो एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, क्यों? क्योंकि वो कोई भी कार्य नहीं करता है। प्रश्न नंबर 54 है, जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आप प्रश्न देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा। सोल्व आपको खुद करना है, मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा। फाइव है 7 335 को जोड़ने का परिणाम ये होता है, तो इन संख्या 3 से विभाज्य है, तो एक अधिकतम संभव मान क्या होगा? 54 का जल्दी से आंसर दीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी 4। प्रश्न नंबर 55 है, किसी लड़के से एक संख्या को 7/8 गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 7/8 से विभाजित कर दिया। 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने 7/8 से विभाजित कर दिया, उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला, संख्या के अंकों का योगफल है, जल्दी से बताइए। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टेस्ट या नोटिफिकेशन उसका हाथों हाथ मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चला कि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है, ताकि हम और नेक्स्ट टेस्ट करवा सकें। जो प्रश्न नंबर 55 है उसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी, अंकों का योगफल 11 होगा। प्रश्न नंबर 56 है, उस पर बात कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन छांटना है। 56 में असत्य कथन के बारे में छांटना है। तो पाई का मान परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं औसत हमेशा जीरो शून्य होता है, अर्थात जीरो होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है वो बताना है। कौन कौन सा जो असत्य कथन है उसके बारे में बताना है। ये कथन ऑप्शन रहे और ये कूट रहा, तो इनमें असत्य कथनों के बारे में छांटना है। तो देखो, पाई का मान परिमेय है लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। पाई का मान परिमेय है लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्याओं का योगफल व औसत हमेशा शून्य होती है, यह भी सत्य है। एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का योगफल व अंतर हमेशा परिमेय होता है, यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या 2 प्लस इनका अपरिमेय संख्या √2, इनका योगफल हमेशा परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है, तो यह गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है, असत्य कथन है। बाकी चौथा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ 3 गलत है, तो केवल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, 17 पावर 14, 15 पावर 12 एंड 14 पावर 18 में कूट में कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 57 है, तो आप जल्दी से कीजिए 57वां।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो इसका सही आंसर है वो आएगा डी 74। प्रश्न नंबर 58 है। आप 58 का भी जल्दी से आंसर दीजिए, और अगर आपको 59 दिख रहा है तो आप वो भी प्रश्न भी देख लीजिए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है 58 के लिए। एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है इसमें। तो आप इनको आप ऑप्शन में ये रख के भी कर सकते हैं सारा। एक्स माइनस वाई बराबर 0 करके, और इसको एक्स बराबर वाई बराबर एक्स बराबर वाई इसको करके भी देख सकते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 4 रख के फिर इसको ट्रांसफर करके ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर सीधा आपको समीकरण बना के करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो जो 58 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा बी 0। इसका 58 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59 है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 बराबर 0 प्लस एम का मान क्या होगा यदि उसका एक मूल 3/2 हो। एक मूल दे रखा है तो अपने को एम का मान ज्ञात करना है, और द्विघात समीकरण दे रखी है तो 59 का है वो जल्दी से ज्ञात कीजिए। तो 59 का है वो सही आंसर होगा सी -35/2 है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 में बात करते हैं 4x माइनस 6y बराबर 9 तथा 2x माइनस 3x 2y माइनस 3x बराबर 8 है द्वारा व्यास रेखाएं हैं। तो इन दो समीकरणों द्वारा जो व्यास रेखाएं खींची जाती है वो व्यास रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर या समांगी कैसी होती है। तो जो 60 में गया जल्दी से आंसर दीजिए। तो इन रेखाओं जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा प्रतिच्छेदी होगी। तो सही आंसर हो गया 60 में ए प्रतिच्छेदी। प्रश्न नंबर 61 है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एन को इससे विभाजित किया जाए तो एन का मान क्या होगा। इसको विभाजित करने पर एन का मान क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 61 है उसका जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो इनको विभाजित करने पर इसको एन का मान आएगा -2। सही आंसर होगा बी -2 है इसका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 62 पे बात करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3 x है तो x 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान कितना होगा। यदि ये 3 है तो 8 का मान इसमें से कितना होगा। 62 का जो है सही आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा बी 2207 है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 63 है। 26 63 124 और 215 है सीरीज है इसमें आगे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। प्रश्न नंबर 63। तो यहाँ पे आएगा 3 4 2। ये 3 4 2 कैसे आया, क्योंकि ये जब है वो वर्ग है, क्यूब घन है उससे एकम है। जैसे 3 का घन होता 27 27 से एकम, ये 4 का घन 64 से एकम, 5 का घन 125 से एकम, 6 का घन 216 से एकम, 7 का घन 343 से एकम, आगे 8 का घन आएगा 512 से एकम, 511, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। प्रश्न नंबर 64 है। ए बी पी ए डी डी बी सी आई डी आई सी सी डी वाई आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या आएगा। 64 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इनका जो संबंध है वो इनका संबंध है, जो इनका सही आंसर बताइए जल्दी से, सीरीज दे रखी है। तो प्रश्न नंबर 64 है जो इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की जगह आएगा IPE है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65 पे बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने है जल्दी से आंसर दीजिए पढ़ के। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 65वां। दौसा से दिल्ली के लिए हर 90 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। रेलवे स्टेशन पर यह घोषणा की जाती है कि दिल्ली की ट्रेन 15 मिनट पहले निकल चुकी है जबकि अगली ट्रेन 15:30 पर जाएगी। तो बताइए घोषणा का समय क्या है।
दिल्ली से जो दौसा से जो दिल्ली ट्रेन जाती है वो 90 मिनट बाद, हर 90 मिनट बाद एक रेलगाड़ी जाती है। एक और दूसरी रेलगाड़ी के बीच में 90 मिनट या 1.5 घंटे का समय होता है। और स्टेशन पर घोषणा की जाती है कि दिल्ली की ट्रेन 15 मिनट पहले निकल चुकी है और अगली ट्रेन 3:30 15:03 पे आएगी, 30 मिनट पे आएगी। तो समय क्या था? तो जल्दी से निकाल लिया समय क्या होगा। 90 मिनट होते हैं और 15 मिनट पहले निकल चुकी है। तो अब इसमें से 65 में कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 2:15 मिनट, 14:15 पर घोषणा हुई थी। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर है 65, ये तो हो गया। प्रश्न नंबर 66 पे करंट के कुछ प्रश्न है, उस पर बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 66 में किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था, सही आंसर होगा बी, रूमा देवी। प्रश्न नंबर 67 है, राजस्थान कैडर के किस आईएएस को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान कैडर के कौन से आईएएस है जिसको नया वित्त सचिव बनाया गया है? 67 में जल्दी आंसर दीजिए। 67 नया वित्त सचिव किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था सुभाष चंद्र झा, से आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 68, ऐसी महिला जिसे पेस मेकर लगाया गया जो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। ऐसी महिला जिसे पेस मेकर लगाया गया और वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। प्रश्न नंबर 68 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो यह है करतार कौर है बी, जो सबसे उम्रदराज महिला है जहाँ जिसे पेस मेकर लगाया गया है, करतार कौर। प्रश्न नंबर 69 है, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने घरों में शौचालय हैं? राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 ग्रामीण भारत में कितने घरों में शौचालय है? तो 69 का सही आंसर दीजिए। ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं, जल्दी से दीजिए कितने प्रतिशत शौचालय हैं कितने घरों में? तो इसका सही आंसर हो गया ए, 93% है वो शौचालय है। प्रश्न नंबर 70 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीन पीस इंडिया के IQ एयर विजुअल 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा? निम्न में से कौन सा शहर है ग्रीन पीस इंडिया के 10 एयर विजुअल 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था? तो जल्दी से दीजिए। तो वो गुड़गांव को घोषित किया गया था, गुड़गांव को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 71, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में महिला एवं पुरुषों दोनों समान अधिकार प्राप्त हैं? विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की थी विश्व बैंक ने, इसमें कितने देशों में महिला और पुरुषों दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं? तो प्रश्न नंबर 71 का जल्दी से दीजिए आंसर। उस रिपोर्ट में कितने देशों के दे रखे थे नाम? तो 71 का आंसर होगा बी, 6 देशों में महिला और पुरुषों से समान अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 किसे दिया जाएगा? भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 किसे दिया जाएगा? 72 जल्दी से आंसर दीजिए। भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार BS धनोवा, हिना जायसवाल, शुभांगी स्वरूप, अभिनंदन वर्धमान। तो इसको आप सभी को जो सबसे सर्वाधिक चर्चा में रहता है वो है अभिनव वर्धमान। इसका सही आंसर होगा डी, अभिनव वर्धमान। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य संभवतः लोकपाल या अपने विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्ति करने वाला पहला राज्य होगा? भारत ऐसा कौन सा राज्य है जो लोकपाल या अपने विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य है? तो सर्वप्रथम लोकपाल की नियुक्ति किस राज्य में की गई थी? 73 जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 74 है, किस देश में अंतरिक्ष में आम आदमी के शहर का पहला प्रक्षेपण पूरा किया गया था? किस देश ने अंतरिक्ष में आम आदमी के शहर का पहला प्रक्षेपण पूरा किया गया था? तो 74 में जल्दी से दीजिए आंसर। आम आदमी के शहर का पहला परीक्षण पूरा किया गया था अंतरिक्ष में, तो वो किया गया था सी, अमेरिका ने। इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 75, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आज का अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। 75 प्रश्नों का कंप्लीट टेस्ट है अभी, और ये आज तीसरा टेस्ट था। उससे पहले 2 टेस्ट ले लिए थे। उन टेस्टों के बारे में अगर जानकारी है, वो टेस्ट अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो टेस्ट की लिंक मिल जाएगी।
तो जो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष है इसका कौन था? एन के सिंह। इसका सही आंसर है एन के सिंह। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले टेस्ट या अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए। और कमेंट करके बताइए कि किसके कितने नंबर % सही हो रहे हैं।